स्टार्ट करते हैं। माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर। ड्रैग लाइन, सबसे पहला तो ड्रैग लाइन के बारे में देखते हैं। अब ड्रैग लाइन जो है इसका बेसिकली बोलता है कि इसको जो आप देखे भी होंगे कुछ इस प्रकार का आपका ये ड्रैग लाइन दिखाई देता है। ये आपका ड्रैग लाइन है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसके हम कुछ पार्ट्स के बारे में जान लें। ये मार्चिंग कैसे करता है वो देख लेंगे, ठीक है। क्या जरूरत होती है, कितने स्ट्रिपिंग रेशियो पे, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रिपिंग रेशियो से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ड्रैग लाइन ये जो है तो एक माइंस से दूसरी माइंस में इसको मार्चिंग हम नहीं करा सकते बेसिकली। जैसे कि आप मान लीजिए किसी माइंस में, आप जस्ट आज के लेक्चर में आप इमेजिन करके चलिए कि ये एक आपकी बड़ी सी माइंस है, ठीक है, और बगल में दूसरे की भी माइंस है, ठीक। अब आप इस माइंस के जो है तो आपके सुपरविजन और कंट्रोल और मैनेजमेंट में ये माइंस है। अब आपको सब कुछ ध्यान से सारे मशीनों को ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपकी माइंस में जैसे फॉर एग्जांपल क्या नहीं है, आपकी माइंस में बुलडोजर नहीं है या फिर जेसीबी वगैरह जो मंगाते हैं अपन, तो वो चीज नहीं है। आपको जरूरत है कुछ ऐसा जरूर कि आपको फटाफट लोड करके ले जाना है ना। तो उस केस में आपको क्या चाहिए, आपको एक जेसीबी चाहिए। तो आप इस माइंस से अपनी माइंस में किसी के बगल वाली माइंस से बोलोगे भाई जेसीबी भेज दे, तो वो मार्चिंग करके भेज देगा। लेकिन अगर आपके पास ड्रैग लाइन है तो आप ड्रैग लाइन बगल वाली माइंस वाला मांगेगा तो आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ड्रैग लाइन एक इतना बड़ा इक्विपमेंट है कि उसको माइंस में उसके सारे पार्ट्स को इकट्ठा ला के रखा जाता है और वहीं पे उसको असेंबल किया जाता है। और अगले अपनी लाइफ टाइम के लिए, जब तक उसकी लाइफ है, जब तक उसमें जान है, तब तक वो वहीं पे जो है तो बना रहेगा, ठीक है। बेसिकली ड्रैग लाइन आपका लगभग 30 से 40 साल तक अच्छे से एफिशिएंट वे में काम कर सकता है, ठीक है। मार्चिंग माइंस के अंदर ही ये मार्चिंग कर सकता है। एक जगह से यहां से लेके आप अगर उठा के यहाँ पे लाना चाह रहे हो तो बिल्कुल ये मार्चिंग उतना कर सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जहां पर भी ड्रैग लाइन बेसिकली मार्चिंग करेगा, कम से कम 40 मीटर की वाइड वहां पर रोड होनी चाहिए। रोड की जो विड्थ है, कम से कम 40 मीटर की विड्थ आपको रोड की रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। ग्रेडियंट, जहां पर भी ड्रैग लाइन आपका मार्चिंग करता है वहां का ग्रेडियंट जो है 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए, लगभग 7 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका 1/8 का 7 डिग्री आता है, ठीक है। आ, आपका जो उसमें दिया हुआ है, किसमें, माइनिंग डाइजेस्ट में, उसमें 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ग्रेडियंट जो बेसिकली आपका मान के चलिए कि अगर अपन अच्छे से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 7 की जगह आप क्या मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है तो 10 डिग्री लेकर ही चलना है, ठीक है। या फिर 1/8 से अधिक ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए इसका। दूसरा, अगर अपन पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्या लगे होते हैं बेसिकली, इसमें आ, ये जो इसका बूम होता है, ठीक है, बूम जो होता है, इसके बूम में क्या लगा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। किस काम में आता है ये, फॉर क्रैक डिटेक्शन। आपको लिखना बहुत पड़ेगा आज के लेक्चर में, फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन बूम, ठीक है। तो बूम में क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है इसमें, ठीक है। बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू रिमूव ओवर इंटरबर्डन, इंटरबर्डन को रिमूव करने के लिए। इंटरबर्डन क्या होता है, ये बेसिकली आपका जो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आपका ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, सरफेस है ये, ठीक है। यहाँ पे बेंच वगैरह बने हुए हैं। तो जो टॉप बेंच होता है, टॉप मोस्ट बेंच होती है, या बीच में कहीं भी बेंचेस के बीच में क्या आ जाता है, कोई ब्रेक आ जाता है, ठीक है। डिग्री में है, वो डिग्री में है, ठीक है, वो डिग्री है। 10 डिग्री बोल रहा हूं मैं, 1/8 होगा या कि 10 डिग्री होगा, ठीक। 1/8 को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे अपन तो। हम्म। तो आपका मान लीजिए ये सरफेस हो गया। अब सरफेस में बीच में आपका इतना क्या पाया जा रहा है, आपका एक ऐसा शेल टाइप का, पपड़ी टाइप का पाया जाता है
लेयर है, लेयर बाय लेयर इस तरीके से है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरबर्डन बोलते हैं। इसको डायरेक्टली अपन जो है तो ब्लास्टिंग करके भी उठा सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि अपन जो है तो बकेट का अगर हमारे पास अच्छा मजबूत शॉवेल हो तो शॉवेल भी ब्रेकर से ब्रेक करके भी इसको उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका ब्रेकर से ब्रेक करके भी, उसके नीचे आपका पूरा का पूरा मटेरियल है जिसे कोयला कह सकते हो, तो कोयला है जिसको अपन निकालेंगे, ठीक है। तो इंटरबर्डन क्या हो जाता है, इतना ज्यादा मजबूत हार्ड रॉक भी नहीं कह सकते, ठीक है। हार्ड हार्ड रॉक भी नहीं कह सकते उसको, ये आपका 360 डिग्री पे आराम से घूम जाता है, ठीक है। ये ओवर कास्टिंग भी करता है और साइड कास्टिंग भी करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कोयला निकालने के लिए, बेसिकली इंटरबर्डन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ड्रैगलाइन ज्यादातर किस टाइप की कास्टिंग करता है, साइड कास्टिंग करता है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख देगा, ठीक है। साइड कास्टिंग करता है बेसिकली ड्रैगलाइन, 90 डिग्री के एंगल्स पे आपका जो है तो ये आपका घूमेगा, ठीक है। साइड कास्टिंग, ये साइड कास्टिंग आपका ड्रैगलाइन करता है, ये भी ध्यान में रखना है ना। अब ये किस काम आता है, और अब साइड कास्टिंग करता है तो आखिर कौन सा मटेरियल, एक तो बोल दिया इंटरबर्डन हो गया, तो इंटरबर्डन का क्या करेगा, या तो डंपिंग करने का काम करेगा, डंपिंग वाले एरिया में, डंपिंग वाले एरिया में ये क्या करेगा बेसिकली, मटेरियल उठा के डंप करने का काम करता है, या कि फिर ये बैकफिलिंग में भी काम आता है। तो ये आपका ड्रैगलाइन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, तो डंपिंग के लिए यूज कर सकते हो और बैकफिलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से कितने स्ट्रिपिंग रेशियो के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, तो 8 से लेके 10:1 का स्ट्रिपिंग रेशियो जो है तो इसके लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है, ड्रैग मतलब कि ये पकड़ के बकेट के से पकड़ कर क्या करेगा, खींचेगा मटेरियल को और ले जाके कहीं पर एक जगह पे ड्रॉप कर देता है। इसके केबल की लेंथ भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो केबल की लेंथ कितनी होती है, इसकी 600 मीटर की केबल की लेंथ होती है, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, वीडियो के थ्रू समझते हैं, है ना। जो ड्रैगलाइन का वीडियो है उसकी मदद से समझेंगे। सॉफ्ट रॉक, देखो सॉफ्ट रॉक में ये हो जाता है कि यार ठीक है, आप ड्रैगलाइन यूज करना चाहोगे लेकिन आपको पहले तो पत्थर को तोड़ना पड़ेगा, एकदम लूज बनाना पड़ेगा, ड्रैगलाइन वहां पे यूजफुल नहीं रह पाता है। रॉक है, जमा हुआ है, तो नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। ड्रैगलाइन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये देखिए, ये आपका ड्रैगलाइन कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये जो बकेट आप देख पा रहे हो, अब आप जो बोल रहे हो, पूछ रहे हो जो मुझसे कि बकेट व्हील एक्सकवेटर और ड्रैगलाइन में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर सॉफ्ट रॉक होगा एकदम से मतलब सॉफ्ट रॉक है, बट अगर वो लेयर्स में पाया जा रहा है तो ड्रैगलाइन क्या इस प्रकार से ड्रैगिंग करके खींच पाएगा, है ना। इतना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल चाहिए उसको, इतना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल चाहिए। अब आप अगर सोचो कि हाँ बकेट व्हील एक्सकवेटर की जगह मैं ड्रैगलाइन यूज कर लूं तो थोड़ा मुश्किल कह सकते हो, लेकिन क्योंकि बकेट व्हील एक्सकवेटर कट करता है, उसका बकेट इस प्रकार से हवा में झूलता नहीं रहता, ये हवा में झूल रहा है, ठीक है। बकेट व्हील एक्सकवेटर कट करता है तो वो आसानी से कट कर लेगा, थोड़ा सा हार्ड रॉक भी होता है, जैसे कि शॉवेल का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। शॉवेल क्या करेगा, शॉवेल वहां पर आपका सॉफ्ट रॉक में कट कर सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये देखिए, ये साइड कास्टिंग कर रहा है, ठीक है।
रमी सर्कल, अरे क्या है भाई, नहीं खेलना, बच्चों को बर्बाद करेगा ये। हम्म, बिल्कुल रशिया से ही बन के आते हैं इंडिया में ज्यादातर, चाइना मॉडल नहीं यूज करते ना हम। ठीक है, अब इसकी बेंच की हाइट पर अगर कोई पूछ ले कि भाई कितने बेंच हाइट पर ये जो है तो एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है, तो बेंच की हाइट अगर आपकी मोर देन 30 डिग्री है, ठीक है, तो उस केस में ये आपका जो है तो अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, आपका उसको ओवरकास्टिंग बोल देते हैं, ओवरकास्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या लगा होता है, चलने के लिए इसमें वॉकिंग पैड लगे होते हैं जिसकी मदद से ये आसानी से चल पाता है। ठीक है, ये बेंच के टॉप पे बैठ जाता है और वहां से ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा मटेरियल उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर डंप करता है। इसमें जो रोप का इस्तेमाल होता है, कैसा रोप होता है, इट ऑपरेट्स, पहली चीज तो ये जो है तो कितने उस पे ऑपरेट करता है, 30, अरे सॉरी, मोर देन 30 मीटर, डिग्री लिख दिया, मोर देन 30 मीटर। हाँ, ये जो है तो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, इट ऑपरेट्स ऑन 6.6 केवी। ठीक है, 6.6 केवी पे ऑपरेट होता है। इसके अगर रोप की बात करें कि किस प्रकार का रोप इस्तेमाल होता है, तो इसमें लॉक्ड कॉइल रोप का इस्तेमाल करते हैं, लॉक्ड कॉइल रोप का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका जो है तो ध्यान में रखना है कि आपका मतलब डायरेक्टली देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बेंच हाइट पूछ लेगा आपको मोर देन 30 मीटर या इक्वल टू 30 मीटर होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब होता है मोर देन और इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ लेगा कौन सी टाइप की कास्टिंग करता है, किन मटेरियल्स को जो है तो यू मतलब कहाँ पर हम इसका ड्रैग लाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो डंपिंग और बैक फिलिंग में जो है तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इंटरबर्डन को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर पूछ ले कि बूम में क्रैक्स डिटेक्ट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिपिंग रेशियो 8 से 10:1 का होता है, केबल की लेंथ 600 मीटर होती है। तो इतनी सारी चीजें आपको ड्रैगलाइन से रिलेटेड होनी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, हम बात करते हैं चलो बुलडोजर की, या डोजर कह सकते हो। ठीक है, ये आपका डोजर कुछ इस प्रकार का, कुछ नहीं, ड्रैगलाइन से स्टार्ट ही किया हूँ। ये आपका कुछ इस प्रकार का डोजर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डोजर आपका इसमें आगे क्या लगा होता है, इसके पार्ट्स आपको याद होने चाहिए भाई। पुशर ब्लेड होता है, इसको बोलते हैं क्या, पुशर ब्लेड, ये आपका हो जाता है पुशर ब्लेड, पुशर ब्लेड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कहाँ लगाता रहता है पुशर ब्लेड, ये आपका फ्रंट पोर्शन में पुशर ब्लेड लगा होता है। ये डीजल ऑपरेटेड होता है बेसिकली। ठीक है, आपका ड्रैगलाइन कैसे ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, और ये डीजल ऑपरेटेड होता है हमेशा। उसके बाद आते हैं क्या, इसमें क्या लगा होता है, ये देख पा रहे होंगे, आपका क्राउलर चेन्स होते हैं इसमें। ठीक है, या फिर रबर टायर्ड व्हील्स भी कभी कभार किसी किसी में लगे होते हैं, जिस जहां पर लिफ्टिंग का काम होता है उसको हम फिर लोडर बोल देते हैं, है ना, उसको लोडर भी कहा जाता है। जहां पर जैसे जेसीबी हो गया, जेसीबी में टायर माउंटेड है, तो उसमें आगे आपको दिखेगा लोडर का जैसा, मतलब वो आगे बकेट उसका अलग ही शेप का होता है, तो वो लोडर के केस में हो जाता है। ठीक है, जहां पे चीजों को लिफ्ट करना होता है तो वहां पे हम टायर माउंटेड यूज करते हैं, जहां पे चीजों को पुश करना होता है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हम डोजर का इस्तेमाल करते हैं, क्राउलर माउंटेड का। ठीक है, इसमें जो है तो क्या होते हैं, रैम्स होते हैं। अब इसकी मार्चिंग करने का बोलता है कि जब इसकी मार्चिंग आप करा रहे होते हो। ठीक है, अरे ड्रैगलाइन की मार्चिंग नहीं दिखाया, ड्रैगलाइन मार्चिंग,
या फिर वॉकिंग ऑफ ड्रैग लाइन भी कह सकते हो। ये देखिए, ये इसके वॉकिंग पैड्स हैं ड्रैग लाइन के, जिनकी मदद से ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। ये बीच का पोर्शन उठता है उसके बाद, है ना। ये देखिए हल्का सा खिसक रहा है, ये खिसका, फिर इसने अपने क्या उठाए, अपने दोनों वॉकिंग पैड्स उठाए। एक इस तरफ है इस वॉकिंग पैड, एक उस पार है, उस साइड भी है, ठीक है। दोनों तरफ वॉकिंग पैड्स हैं। वॉकिंग पैड्स को क्या करता है, आगे पीछे मूव करता है इस तरीके से, और फिर इसको रखेगा और फिर बीच वाले पोर्शन को उठाएगा, ठीक है। चलो पर्याप्त है इतना। इतना बड़ा मशीन, अरे कैसे करता है यार। ड्रैग लाइन लगभग लगभग इसकी ज्यादा स्पीड नहीं होती है ड्रैग लाइन की। इसकी स्पीड कहाँ तो लिखा था, 0.2 से लेके 0.4 किलोमीटर पर आवर की होती है। वो देखो अब अलग अलग कंपनीज की होती है। 0.2 कहाँ से कहाँ पे बताना था, ये रहा आपका। तो ड्रैग लाइन में इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड कितनी होती है, 0.2 से लेके 0.4 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है। ज्यादा स्पीड नहीं रहती ड्रैग लाइन की, ठीक है। हम्म तो अगर बात करें अब हम किसकी, डोजर की बात कर रहे थे। तो डोजर में क्या लगा होता है, आगे फ्रंट में पुशर ब्लेड लगा होता है। अब इस पुशर ब्लेड का काम क्या होता है, बेसिकली पुश करके गिराना, ठीक है। यही इसका मार्चिंग होता है, ठीक है। बूम की जो लेंथ है, देखो मैं सीधे बता रहा हूं, जो बूम की लेंथ है वो डिपेंड करती है कि कौन सी कैपेसिटी का आपने ड्रैग लाइन लिया हुआ है। आजकल मार्केट में अगर आप एक को पकड़ के चलोगे ना, जैसा कि एलसी काकू ने दिया हुआ है, तो नहीं हो पाएगा। हर एक का अपना अपना रहता है कैपेसिटी, सबका अपना अपना बूम लेंथ होता है। कैपेसिटी के बेसिस पे बूम लेंथ भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपका जो बूम लेंथ है वो आप पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते हो कि 90 मीटर ही होना है। अब वो कैपेसिटी पे भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं पे आपको 0.25 से लेके 6 किलोमीटर तक का, 0.6 किलोमीटर तक का भी मिल जाएगा। तो इसका स्पीड भी आप फिक्स नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यार देखो, हर कंपनी का अपना अपना ड्रैग लाइन होता है मार्केट में, ठीक है। तो आप पर्टिकुलरली यही नहीं बोल सकते कि बस इतनी स्पीड फिक्स है, इससे ज्यादा स्पीड होगी नहीं। अब अगर मैं बाइक की स्पीड की बात करूं तो अब कि मैक्सिमम बाइक की स्पीड कितनी हो सकती है, बाइक की कितनी स्पीड पे चलती, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। हाँ, आपका जो डीजे देशमुख में दिया हुआ है उसमें 0.25 से लेके 0.6 किलोमीटर पर आवर तक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी जो डाउट्स होंगे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो कहाँ थे अपन, डोजर पे थे। डोजर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मटेरियल को पुश करने के लिए, अर्थ को खोदने के लिए, मतलब गड्ढा खोदने के लिए भी कहीं कहीं पे डोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपन,
है ना। मतलब गड्ढा खोदने के लिए जैसे कि अपन जो लिफ्टिंग वाला डोजर हो गया, जैसे कि जेसीबी हो गया, ये एक बुलडोजर है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, ठीक है। ग्रेडिंग, कॉम्पैक्टिंग, टोइंग करने के लिए डंपर्स को और बोल्डर्स को पुश करने के लिए, तो इसलिए इन चीजों के लिए डोजर का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, ठीक है। अब डोजर को कभी भी बोलता है कि पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आप नहीं मार्चिंग कराएंगे, डोजर हमेशा फ्रंट डायरेक्शन में मार्चिंग करता है और ये कुछ एंगल के साथ मार्चिंग करता है। ये मैंने बहुत डीपली आपका ईएमटी में बताया था कि मान लीजिए ये आपका क्या है, चलिए यहाँ पे आते हैं, कि मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये यार्ड है, ठीक है, जहां पर से आप क्या करोगे, डंप यार्ड है आपका। अब यहां से आपका डंपर आ रहा है, मटेरियल यहाँ पे गिरा देगा, डंपर यहाँ से आते हैं और मटेरियल यहाँ पे गिरा देते हैं, यहाँ पे आगे मटेरियल गिरा देंगे, ठीक है। अब डोजर यहाँ पे आपका खड़ा रहेगा, डोजर जाएगा और इस मटेरियल को नीचे की तरफ गिरा देगा। इस तरीके से आपका धीरे धीरे डंपिंग जो है तो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब जब भी डोजर आप मार्चिंग कराते हो, क्या करने के लिए, मटेरियल को डंप करने के लिए, जब भी मटेरियल को डंप करने के लिए आप डोजर की मार्चिंग कराते हो, तो डोजर का कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन मेंटेन करके रखते हैं। तो पहला चीज तो इसका जो क्या बोल सकते हो, जो ब्लेड है, जब इस डायरेक्शन में बढ़ता है डंप करने के लिए, क्या नहीं होता है ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में, होता है ऐसा। डंप करने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें, डोजर जब इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है तो हमेशा अपने ब्लेड को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाता है, 10-10 डिग्री करके ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी ब्लेड को, जैसे ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ना, इस डायरेक्शन में, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने ब्लेड को ऊपर उठाता रहेगा, ताकि आपका डंप यार्ड जो है एक ढलान में बने, ठीक है। जैसे देखते हैं, दिखाता हूं अभी, वर्किंग ऑफ डोजर, शायद मिल जाए। वर्किंग ऑफ डोजर, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये डोजर कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। कभी भी एकदम फ्रंट पोर्शन से जो है तो हमें नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे खिसकाता है किसी भी चीज को। ये देखिए हल्का सा ये क्या करेगा, पकड़ के, ये देखिए एक कॉर्नर से पकड़ के जो है तो ये धक्का देता है। ये आपका रिपर लगा हुआ है डोजर में, कुछ इस प्रकार का आपका डोजर होता है। तो मार्चिंग मतलब डोजर को हम एक जगह से दूसरी जगह मार्चिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह हम मार्चिंग करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। इसको एक माइन से दूसरी माइंस भी अगर ले जाना होता है तो हम डोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब लेकिन ज्यादा दूरी तक इसको नहीं लेकर जा सकते अपन मार्चिंग कराते टाइम। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि डोजर का इस्तेमाल अगर माइंस में मार्चिंग करवा रहे हो तो इसके साथ ये जो है तो जहां पर भी चल रहा है उसके आसपास कोई भी डंपर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिस रोड से भी जा रहा है,
ठीक है। ज्यादातर आप कोशिश करिए कि जब इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, डोजर की इस्तेमाल शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या होना है कि मतलब आप कोशिश की इसका करिए, रैंप का इस्तेमाल करिए। हाँ, अब जैसा कि आप पूछ रहे हो कि पूरा का पूरा क्यों नहीं करता है एक बार में, क्या होगा कि डोजर ना इतना ज्यादा मजबूत भी नहीं होता है कि ये पूरा का पूरा एक बार में कर ले, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एंगल से करता है, क्योंकि एक बार में अगर पूरा का पूरा बोल्डर यहाँ सामने रख देगा ना, तो इसके क्राउड चैन्स जो है तो अपनी ही जगह पे और घूमते रह जाएंगे, अपनी जगह पे घूमता रह जाएगा चैन, ठीक है। और दूसरा ये खतरा बना रहता है कि मतलब ज्यादा लोड एक बार में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के धक्का मारेगा तो क्या होगा कि एक बार में पूरा लोड नहीं आएगा इसके ऊपर पूरा एक बार में लोड नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अब ये हाइड्रोलिक वाला इसका होता है, यहाँ पर पोर्शन देखिए, ये इसका हाइड्रोलिक रैम्स होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है हाइड्रोलिक रैम। तो ये रैम्स का काम क्या होता है, बेसिकली इनके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये काम करना बंद कर देंगे, हो सकता है इसका सिलेंडर फट भी जाए, या हो सकता है ऊपर से कोई मटेरियल गिर के इसको डैमेज कर दे, इसलिए डायरेक्टली सामने से नहीं करता है, थोड़ा सा एंगल बना के फिर ये काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपका। तो बोलता है कि जब भी डोजर को एक जगह से दूसरी जगह आप मार्चिंग करवाते हैं, तो इसको जब भी कभी भी रिवर्स पोजीशन में मार्चिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई भी बंदा हो सकता है जिसको ये क्रश कर देगा, है ना। मतलब अगर पीछे कोई बंदा फंस गया तो उसको जो है तो चढ़ते हुए निकल जाएगा, इसलिए कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि बैक गियर में नहीं चलाना है डोजर को कभी भी बैक गियर में नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर बात करें शॉवेल की, तो शॉवेल भी मार्केट में अलग अलग आते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर शॉवेल हो गया, पावर शॉवेल हो गया, ठीक है। ये आपका न्यूमेटिक भी होता है और टायर माउंटेड भी होता है। अब न्यूमेटिक वाले, मतलब न्यूमेटिक टायर्स वाले होते हैं, या फिर आपका सॉरी न्यूमेटिक टायर्स वाले होते हैं, या तो आपका शॉवेल कैसा होता है, बेसिकली डीजल ऑपरेटेड होता है, ठीक है। या कि फिर आपको इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड अभी आजकल मार्केट में आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, ठीक है। इस प्रकार के शावल मार्केट में आते हैं। और आपके शावल की अगर हम माउंटिंग की बात करें तो माउंटिंग भी आपको ये सब पहले ना बता चुका हूँ ऑलरेडी। न्यूमेटिक टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो नए लोग हैं वो लोग लिख ले, चाहे न्यूमेटिक टायर्स का इस्तेमाल करते हैं, या कि फिर अपन क्राउलर चैन वाला यूज करते हैं, क्राउलर चैन वाला होता है। डोजर आपका जो है तो मान के चलिए कि ये आपका 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे एकदम आराम से काम कर देता है, 30 डिग्री 45 डिग्री के इंक्लिनेशन तक आराम से आपका काम कर देता है। उससे ज्यादा इंक्लिनेशन पे आपका डोजर काम ही नहीं कर पाएगा अच्छे से। हम्म। तो आपका क्या होता है, इसमें क्या लगा होता है, माउंटिंग होती है। दूसरा एक पुशर फैन होता है, पुशर फैन का क्या काम होता है, बेसिकली कि आपका जो शॉवेल है, शॉवेल में मतलब जो डस्ट गिर रहा है बकेट से, तो वो कभी भी ऑपरेटर और इंजन तक ना पहुंचने पाए, ठीक है। इसका अगर हम मेन इस्तेमाल बात करें, इसका यूजर्स की बात करें, तो यूजर्स में क्या है, ताकि ये किस लिए यूज होता है, टू लोड स्टैक्ड मटेरियल, स्टैक्ड मटेरियल को लोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका किस लिए यूज होगा, टू पुश इनटू ग्राउंड बंकर्स, पुशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीचे अगर अंडरग्राउंड में आपने कोई बंकर बनाया हुआ है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कोई बंकर बना के रखा हुआ है, तो मटेरियल को उसमें पुश करने के लिए भी इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बकेट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, तो इसका बकेट कैपेसिटी जो है तो अलग अलग कैपेसिटी का मार्केट में आता है, ठीक है। मोर देन मोर देन
मोर देन 0.57 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब मार्केट में देखो अलग अलग प्रकार के आते हैं। पुशर फैन का काम होता है कि बकेट से गिरने वाले डस्ट को ऑपरेटर और इंजन एयर इनटेक में, इंजन के एयर इनटेक तक जाने से रोकने का काम होता है पुशर फैन का। पुशर फैन का काम क्या होता है कि बकेट से गिरने वाले डस्ट को ऑपरेटर और इंजन के एयर इनटेक में जाने से रोकने का काम होता है इसका। ठीक है। इसकी अगर हम मार्चिंग की बात करें तो इसको मार्चिंग जब आप कराते हो तो हमेशा देखिए, याद रखिए कि जब भी इसका मार्चिंग हम कराते हैं तो इसका जो बकेट होता है, बकेट हमेशा इसका हवा में रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, ये क्या करेंगे, इसके बकेट को हमेशा हवा में रखेंगे और दूर नहीं रखना है। जब इसकी मार्चिंग करते हैं तो बकेट को हमेशा आप क्या करोगे, यहाँ पर बूम को मतलब पूरा ऐसा यहाँ पे बैक साइड में खींच के बकेट को यहीं पे अपन लटका के हवा में रखेंगे। ठीक है, और बकेट आपका कैसा होगा, बंद पोजीशन में होगा, इस प्रकार से बकेट आपका बंद पोजीशन में होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बकेट होना चाहिए। ये क्या चल रहा है भाई, मूवमेंट ऑफ शॉवेल। ये देखिए कितने बढ़िया वीडियो मिला यार, किस प्रकार से अपन इसकी जो है तो मतलब बकेट को नीचे रख के धीरे धीरे जब इंक्लिनेशन पे उतारते हैं तो बकेट को ऐसे नीचे रख लिया जाता है और धीरे धीरे इसको उतारा जाता है इस प्रकार से। तो शानदार है। ये काम करवाने में ना जितना आपको डर लगेगा उतना ही मजा भी आता है। ये देखिए, इसको अगर हमें दूसरी जगह लेके जाना होता है, ठीक है, तब हम इसको क्या करते हैं, आपका जो क्या बोलते हो यार उसको, ट्रेलर, ट्रेलर में लोड करके इसको एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसको एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जाया जाता है तो ट्रेलर में इसी तरीके से लोड करके इसको लेकर जाते हैं। अपन को बकेट कुछ इस प्रकार से ट्रेलर में लोड करने के बाद रखना है। ठीक है। हार्ट, चमत्कार देख लो। हाँ, आपका एक मेल आया होगा आपके में। ठीक है, तो उस मेल पे जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी हुई है, या फिर आपको मैसेज में भी आया होगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है तो लॉग इन करना है, और आपको अगर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी दिए हो तो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ठीक है। तो मार्चिंग कराते समय इसका क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा इसका हेल्पर इसके साथ में होना चाहिए, मतलब ऑपरेटर को ना आप हमेशा एक हेल्पर दे के रखिए। ठीक है, पहली चीज तो एक ऑपरेटर के साथ हर वक्त एक हेल्पर होना चाहिए जो कि आपका मार्चिंग जब करा रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव कर रहे होंगे तो वो आपका आगे या पीछे देखता रहेगा कि कोई बंदा तो नहीं है। ठीक है, कोई आसपास भटक तो नहीं रहा है कि निपट जाए। ठीक है। नहीं दिया क्वेश्चन है, मैं सोचा क्वेश्चन क्वेश्चन होगा।
उसमें लिखा है, मेल में पढ़ा, लिखा था उसमें क्या कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। तो आपको इतनी चीजें शॉवेल के बारे में याद रखनी है, ज्यादा चीजें ज्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है देखो इन चीजों के बारे में, ठीक है। अब आपका जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां मैं आपका बता दे रहा हूं, और आपका वैसे भी जब मैं एमसीक्यू अभी देना है मेरे को, तो मैं जब दूंगा तो देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब एक आता है स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है? ये आपका डीजल ऑपरेटेड होता है, डीजल ऑपरेटेड होता है स्क्रैपर। मेरे पास मैसेज आते हैं, मेल नहीं। डीजल ऑपरेटेड होता है, ठीक है। अब ये जो है तो ये कैसा होता है, इसमें टायर व्हील होता है। अगर इसकी माउंटिंग की बात करें तो कैसी माउंटिंग होती है? न्यूमेटिक, न्यूमेटिक टायर्ड व्हील्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बीच में एक बाउल होता है सेंटर में, जिसमें कि कटिंग ब्लेड जो है तो अटैच रहता है। ये कुछ इस प्रकार का आपका स्क्रैपर दिखाई देता है। तो स्क्रैपर में ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाउल हो जाता है, ये आपका बाउल हो गया, ठीक है। बाउल हो जाता है। और अपन क्या, ये बाउल के नीचे बॉटम में यहाँ पे क्या लगा है, आपका ब्लेड लगा हुआ है, कटिंग ब्लेड, कटिंग ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आपका किस काम आता है? आपका एक जगह से मिट्टी उठा के पूरा दूसरे जगह पर ले जाके डंप करने का काम आता है, ठीक है। डोजर की मदद से इसको जो है तो पुश किया जाता है, ठीक है। जो इसकी बाउल की कैपेसिटी होती है, तो बाउल की कैपेसिटी अगर हम बात करें, बाउल कैपेसिटी, बाउल की कैपेसिटी की बात करें तो कितना होता है? 3 मीटर क्यूबिक, क्यूबिक मीटर से लेके 22 क्यूबिक मीटर तक इसकी बाउल की कैपेसिटी होती है, ठीक है। जो ब्लेड है सॉरी, जो ब्लेड है वो कैसे कट करता है? कट्स थिन स्लाइस ऑफ अर्थ, ठीक है। ब्लेड कट्स थिन स्लाइस ऑफ अर्थ, थिन स्लाइस ऑफ अर्थ। बताता हूं वर्किंग, ठीक है। ब्लेड जो है तो थिन स्लाइसेस ऑफ अर्थ कट करता है, लगभग 75 एमएम से लेके 225 एमएम तक की गहराई तक की मिट्टी कट कर सकता है, और एक बार में लगभग 30 मीटर तक कट करेगा। उसके बाद इसका बाउल भर जाएगा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर के डिस्टेंस तक। वर्किंग का दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार से होता है। कौन है भाई? यही चीज नहीं पसंद आती है। ये है आपका स्क्रैपर, ये देखिए, ये किस प्रकार से ये नीचे से कट करते हुए जा रहा है। यहाँ पर इसकी ब्लेड है और ये कट करते हुए जाता है, ठीक है। पीछे से आपका डोजर धक्का देता है, क्योंकि ये इतना हिस्सा इसका क्या होता है, अलग रहता है, इसलिए पीछे से डोजर जो है तो धक्का देके इसको आगे की तरफ बढ़ाता है, ठीक है। अच्छे से मिट्टी में गड़ जाए इसका ब्लेड, इस मिट्टी में अच्छे से इसका ब्लेड गड़ जाए, इसलिए हम डोजर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो इसका ये पूरा पोर्शन ना ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जब एक बार लग जाता है तो पूरा बीच का बाउल इसका भर गया, तो ये क्या करेगा, ये अपना चला जाएगा, ऐसे ही उठा के पूरा पुशर ब्लेड को ऊपर करेगा, पुशर ब्लेड को ऊपर करेगा और अपना लेके चला जाएगा, डंप करके फिर से आएगा और फिर से अपना इसी तरीके से सेटअप बना के चलता है, ठीक है। तो आपका स्क्रैपर कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये बीच में आपका ये बाउल भर जाता है।
अब ये देखिए, अब ये उसके बाद ये जो है तो उसको प्लेन करेगा उस जगह को हल्का हल्का। क्या होता है ना, जब बाउल एकदम बहुत ज्यादा भर जाता है तो भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा या रुक जाएगा बीच में ही, इसलिए स्क्रैपर को पीछे से डोजर धक्का देता है। लिख लीजिए जिसको लिखना हो। अनलोडिंग की अगर हम बात करें, अनलोडिंग की अगर हम बात करें तो ये अनलोड कितना करता है, 30 मीटर से लेके 30 मीटर से लेके 70 मीटर की दूरी तक जो है तो मिट्टी को अनलोड करेगा। जो मिट्टी की लेयर की थिकनेस रहेगी, थिकनेस, मिट्टी के लेयर की जो थिकनेस रहती है वो कितनी होती है आपकी, 150 mm से लेके 150 mm से लेके 250 mm तक, 250 mm तक मिट्टी की थिकनेस की लेयर होती है। ठीक है, तो इसका जो लिमिटेशन है कि हार्ड रॉक में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी यूज्ड इन, कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड रॉक, हार्ड रॉक में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर बड़े बोल्डर्स को में इसका, बोल्डर्स को लोड करने में या हटाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो संप सॉइल है, मतलब कि दलदली क्षेत्र वाला जो मिट्टी है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है इसके बारे में। ठीक, हार्ड ग्राउंड में अगर आपको स्क्रैपर का इस्तेमाल करना है तो आप क्या यूज करोगे, हार्ड ग्राउंड के लिए आपको पहले रिपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, रिपर की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से एक और निकल के आता है, देखेंगे अभी। तो रिपर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड कटिंग मशीन है फरोस की मदद से। ठीक है, ग्राउंड कटिंग मशीन, ग्राउंड कटिंग मशीन, अरे गांव वगैरह में जो ट्रैक्टर में खेत की जुताई करने के लिए जो ट्रैक्टर में लगा रहता है ना पीछे, वही है रिपर। उसको, और जो पीछे लगा रहता है उसको बोलते हैं फरोज, फरोज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लगभग ये कितने मीटर तक गड्ढा कर सकता है, 0.6 मीटर से लेके 1 मीटर की गहराई तक जो है डीप का डेप्थ का गड्ढा कर सकता है बेसिकली। ठीक है, क्राउलर माउंटेड होता है, डीजल ऑपरेटेड होता है। ठीक है, इसमें जो रिपिंग टूल्स है वो हाइड्रोलिक के प्रेशर से की मदद से ऑपरेट होते हैं। ये इसकी सुटेबिलिटी अगर मैं बात करूं, सुटेबल फॉर, सुटेबल फॉर सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक्स, दैट इज बिलो हार्डनेस, बिलो हार्डनेस 5 on मोहर्स स्केल। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे, अभी बताता हूं मैं। हम्म, तो जैसा कि हमने देखा कि आपका जो डोजर होता है इसको मार्चिंग करवाना है, जैसे मार्चिंग बोल रहे हो तो डोजर आपका मार्चिंग करवाते समय जो है तो क्या करना है, पीछे की तरफ इसको मार्चिंग नहीं करवाना है। ठीक है, 45 डिग्री से ज्यादा के ग्रेडियंट पे इसको नहीं लेकर जा सकते हैं अपन। और अगर एक माइंस से दूसरी माइंस में लेके जाना है तो इसके लिए फिर आपको जो है तो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, शॉवेल की अगर हम बात करें तो शॉवेल का हमेशा बकेट ऊपर की तरफ करके जो है तो आप मार्चिंग कराएंगे। ठीक है, और इसके साथ एक एल्पर हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर को जरूरी नहीं है कि चारों तरफ का आसानी से दिखाई दे, हालांकि उसके कांच रहते हैं
बट फिर भी एक हेल्पर इसके साथ हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर हम स्क्रैपर की बात करें तो स्क्रैपर की मार्चिंग में सीधा सीधा ये बोलता है कि जब इसकी आप मार्चिंग करिए तो इसका बकेट आप ऊपर कर दीजिए, ये जो बाउल है इसको ऊपर करके एक जगह से दूसरी जगह आप मार्चिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब इसका हो गया, रिपर का हो गया, तो रिपर में भी आपको फरोज को ऊपर कर लेना है। एक जगह से दूसरी जगह अगर अपन मार्चिंग कर रहे हैं तो फरोज को ऊपर करके फिर अपन आराम से मार्चिंग कर सकते हैं, इसमें तो कोई अलग से वो है नहीं, ठीक है। लोडर की अगर बात करें तो लोडर तो आप जो जेसीबी देखते हो वो बेसिकली लोडर होता है। उसमें आपका बोलता है कि बकेट को हमेशा आप पूरी तरह से ऊपर करके रखेंगे। लोडर में हमेशा बकेट को पूरी तरह से ऊपर करके रखना है, ठीक है। और अगर उसमें एक्सकवेशन वाला बकेट भी लगा हुआ है तो उसको पूरी तरह से अपन एकदम से इन सभी का मार्चिंग कराते समय आपका एरिया, मिनिमम जो एरिया आपका होना चाहिए 50 मीटर्स के आसपास आपको एरिया देके रखना है सभी का, किसी का भी मार्चिंग करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डोजर की मार्चिंग का, चलो भाई एक एक करके एरिया भी बता देता हूँ। मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, विड्थ चाहिए रोड की ना आपको। तो जब डोजर की मार्चिंग कराते हैं अपन, तो डोजर की मार्चिंग में कम से कम वहां पे जो विड्थ होनी चाहिए 10 से लेके, हाँ 10 मीटर से लेके 20 मीटर की विड्थ जो है तो वहां पर मौजूद होना चाहिए जहां पर भी आप डोजर की मार्चिंग करवाते हैं। अगर हम बात करें शॉवेल की, ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है आप शॉवेल का साइज कितना है, लेकिन फिर भी शॉवेल को जो है तो जब भी मार्चिंग करवाते हो तो आपका वहां पर 20 मीटर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वहां पर विड्थ होनी चाहिए रोड की, तभी आप शॉवेल को जो है तो मार्चिंग कराएंगे, ठीक है। और शॉवेल की मार्चिंग किसी ऐसी जगह से नहीं कराना है कि मतलब मान लीजिए जैसे आपका इस बेंच से, जैसे उसने किया ना एक बेंच से दूसरे बेंच में, तो ऐसे मार्चिंग कभी नहीं कराना है शॉवेल की, ठीक है। एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने के लिए सीधे ये नहीं कि बकेट नीचे रखा तड़तड़ाते हुए उतर गया, नहीं, रैंप का ही इस्तेमाल करके आपको एक बेंच से दूसरे बेंच में जाना है, ठीक। इनकी मार्चिंग कराते समय अगर आप इनकी रोड पर मार्चिंग करवाते हैं, अगर आपका क्राउलर माउंटेड है या चैन माउंटेड है, तो मार्चिंग जब भी आप कराते हैं और पक्की रोड पे अगर आप मार्चिंग करा रहे, जैसे डामर वाली रोड हो गई, या फिर आप यूं कहिए कि जैसे टायर माउंटेड, सॉरी सीमेंटेड रोड हो गई, तो रोड को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका जो क्राउलर चैन्स होता है तो क्राउलर चैन में रबर की पैडिंग्स लगा देते हैं। यहाँ पे हम रबर की पैडिंग लगा देते हैं, तो ये क्या होता है कि रोड को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है, रोड को डैमेज ये नहीं करता है। जब भी अपन मार्चिंग कराते हैं तो ध्यान में रखिए कि ये जो आपको सिलेंडर्स दिख रहे हैं ना, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो है तो आपके कोशिश करिए कि ये वाला तो पूरी तरह से आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आपके जो है तो पूरी तरह से आपके खुले होने चाहिए, ठीक है, दिखने चाहिए। बिल्कुल, बेल्ट का भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट बिठा बिछा के भी काम कर सकते हैं। स्क्रैपर का अपन मार्चिंग करेंगे तो इसके बाउल को ऊपर करके फिर मार्चिंग करवाना है। रिपर का अपन देख चुके हैं कि किस प्रकार से रिपर यूज होता है। अब रिपर में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि किसी भी रॉक की रिपेबिलिटी पता करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, विच इंस्ट्रूमेंट is used to to find the rippability of rock। रॉक की रिपेबिलिटी पता करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन सेस्मोग्राफ। ठीक है, तो रॉक की रिपेबिलिटी पता करने के लिए हम रिफ्रैक्शन सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब रिफ्रैक्शन सेस्मोग्राफ आपका बहुत उतना डिटेल में नहीं जानना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इसके अगर पार्ट्स की बात अगर थोड़ा बहुत करना हो तो इतना कर सकते हो कि भाई इसमें क्या होता है, जियोफोन होता है, ठीक है, क्या होता है, जियोफोन होता है, जियोफोन, ये आपका रिसीवर होता है,
जियोफोन क्या है? रिसीवर है साउंड वेव्स की, ठीक है। और रिफ्रैक्शन सेस्मोग्राफ क्या करता है? कुछ कुछ समय में जो साउंड वेव्स आती हैं उसका साउंड वेव्स को लेता है और बता देता है कि आपका पत्थर की मजबूती कितनी है। पत्थर की मजबूती बोले तो रिपेबिलिटी पता करने के लिए रिफ्रैक्शन सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जियोफोन इसका एक पार्ट है, रिफ्रैक्शन सेस्मोग्राफ का एक पार्ट है। कौन? जियोफोन, ठीक है। बिल्कुल, स्लेज हैमर होता है जो कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। टेप होती है जिससे कि आप लेंथ मेजर कर सकते हो। एक और लिख लीजिए, एक जरूरी चीज है कि आपसे अगर पूछ लेता है कि किसी ने मेरे से पूछा भी था कि आपका जो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल मशीन जो होती है, अगर ड्रिल मशीन को आपको 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे मार्चिंग करवाना है, ठीक है, ड्रिल मशीन को आपको 100 मीटर से अधिक डिस्टेंस पर आपको मार्चिंग करवाना है, तो उस केस में ओवरमैन की जिम्मेदारी होती है। ओवरमैन की जिम्मेदारी होती है वहां पे। ओवरमैन के अंडर में जो है तो वो रहता है पूरा का पूरा। अंडरग्राउंड में भी जैसे मार्चिंग वगैरह आप देखे होंगे ना, जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक उसको लेकर जाना रहता है, किसको? एलएचडी को। हमारी माइंस में एलएचडी थी, तो उसको लेके जाना रहता था। तो पूरे के पूरे केबल्स होते थे, इलेक्ट्रीशियन होता था उसके साथ, और केबल्स को उठाने के लिए वर्कर्स होते थे ढेर सारे, और ओवरमैन वहां उसका पूरा इंचार्ज रहता था, ठीक है। तो ओवरमैन जो है तो वहां पे अपना वो अपनी जिम्मेदारी पे उसको पूरा मार्चिंग करवाता था एक जगह से दूसरी जगह पे। हमारी माइंड्स में हम ये देखे हैं, ठीक। मार्चिंग करने में लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, जब बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं तो। दोनों करवा सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन भी करवा सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन कोई भी हो सकता है, ओवरमैन भी हो सकता है। खास तौर पे आप ओवरमैन मेन होता है जो कि जिसकी जिम्मेदारी में पूरा ये रहेगा, एक्सपीरियंस ओवरमैन की जिम्मेदारी में रहता है, क्योंकि वहां पे ना इलेक्ट्रिक केबल्स होती जिनको वर्कर्स डायरेक्टली हाथ से पकड़ के उठाते हैं, तो उसमें एक खतरा बना रहता है। तो इसलिए ओवरमैन, आप कॉम्पिटेंट पर्सन तो ठीक है, ओवरमैन उसी में आ जाता है, ठीक है। तो ओवरमैन आपका खास तौर पे होता है कि ओवरमैन को ही हम जो है तो पूरी जिम्मेदारी देते हैं, जिसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट होता है। ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब क्या? कि जिसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। तो इसलिए ओवरमैन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ, तो ड्रिल मशीन में बोलता है कि अगर आपको इसकी मार्चिंग मोर देन 100 मीटर की डिस्टेंस पे करवानी है, मोर देन 100 मीटर की डिस्टेंस तक आपको मार्चिंग करवानी है, तो उस केस में ड्रिल मशीन का जो मास्ट होता है, ठीक है, ये आपकी ड्रिल मशीन हो जाती है। ड्रिल मशीन में यहाँ पे आगे निकला रहता है ड्रिल रॉड से, इस तरीके से मास्ट होता है। तो बोलता है कि मास्ट को आपको नीचे कर लेना है, मतलब कि मास्ट को इस प्रकार से आपको नीचे करके फिर ड्रिल मशीन को जो है तो आप मूव कराओगे। चलिए इसका भी मूवमेंट दिखा देता हूं, ड्रिल मशीन का किस प्रकार से होगा। ये आपका लोडर, कौन सा मार्चिंग आ गया? हाँ, ये देखिए,
ये आपका ड्रिल मशीन हो जाता है। तो ये जो ड्रिल मशीन का, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मास्ट जो है, ये जो मास्ट है इसका, इसको बोलते हैं मास्ट। तो इसको हमेशा नीचे करके, लोअर करके, ठीक है, हम फिर मूव करते हैं। 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर अगर मूव करना है तो आपको इसको लोअर करके, नीचे करके, फिर आप इसको मूव करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसने क्या किया, अपने मास्ट को नीचे कर लिया है, ठीक है। थोड़ा साइज में बड़ा है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी अपने मास्ट को नीचे करके ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ड्रिल मशीन को जब भी मूव करना रहता है 100 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस पे, तो इसके मास्ट को हमेशा नीचे करके फिर आप तो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो या कुछ चीजें नहीं समझ में आई है। कल मैं फिर से कोशिश करूंगा अंडरग्राउंड मशीन का लेने का, ठीक है। और अंडरग्राउंड मशीन के बारे में आपको अगर कुछ सजेशन हो कि हाँ सर ये चीजें भी बता दीजिए, तो वो चीजें भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है।